अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हबा खातून की एक पोएम के बारे में, ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी। तो इस पोएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो राइटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो वॉट्सम टर्म है उसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद जो ये पोएम है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो ये पोएम है इसकी समरी डिस्कस करेंगे एंड लास्टली जो भी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इस पोएम में तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हबा खातून का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हबा खातून नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। हबा खातून जो हैं उन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। नाइटिंगेल जो हैं वो एक बर्ड हैं जिसकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है, अच्छी होती है। तो जो हबा खातून थी उसकी भी वॉइस बहुत प्यारी थी, तो इस वजह से इसे नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। हबा खातून 1554-1609 is a famous Kashmiri poet born in a small village in Chandhara near Pampora to a farmer, Abdi Arathar. Her real name was Zoon Moon, as she was beautiful. Zoon was tutored in Arabic and Persian by a Maulvi so that she could read Quran. Having love and a knowledge for Sufiana music enabled her to set her own songs in Kashmiri and sang them in her melodious voice. Married to a peasant, her life was not happy and did not last long. But she was lucky as son of monarch Yusuf Shaichak heard her singing while she was working in the fields and he married her. तो हबा खातून जो थी उसकी पैदाइश हुई थी 1554 में एंड उसकी डेथ जो हुई है वो 1609 में हुई थी। तो वो कश्मीर की एक मशहूर पोइट हैं जो कि पैदा हुई थी पंपोरा के एक गांव में, चंधारा में। तो एक फार्मर को वो पैदा हुई थी, एक किसान की बेटी थी वो, अब्दी राथर उसका नाम था, ठीक है। उसका जो रियल नेम था वो जून था। जून कश्मीरी में कहते हैं, ठीक है। मतलब जो मून है उसको कश्मीरी में जून कहते हैं। एज शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत मतलब प्यारी थी, इस वजह से इसे जून कहा जाता था। जून वॉज ट्यूटर्ड इन अरबिक, तो इसे अरबिक सिखाया गया एंड पर्शियन भी इसे सिखाया गया एक मौलवी के थ्रू, ताकि ये कुरान पढ़ सके, ठीक है। तो उसे मतलब जो सूफियाना म्यूज़िक था तो उसका उससे मतलब मोहब्बत थी उससे, एंड उसे उस चीज़ की नॉलेज भी बहुत थी, सूफियाना म्यूज़िक की उससे नॉलेज भी बहुत थी। एंड लाइक बचपन से ही उसे इन चीज़ों का शौक़ था, वो इस इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल थी। तो इस वजह से उसने खुद के जो सॉन्ग्स हैं उनको लिखना शुरू कर दिया एंड फिर वो गाती थी वो सॉन्ग्स, क्योंकि उसकी वॉइस भी बहुत प्यारी थी, बहुत मेलोडियस वॉइस थी उसकी। तो एक किसान के साथ उसकी शादी हो गई एंड बट उसकी जो लाइफ थी वो मतलब अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। एंड वो मतलब जो उनकी शादी थी वो ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाई। बट वो लक्की थी, लक्की इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे जो मोनाक था उसका जो बेटा था यूसुफ शाह चक, तो उसने उसकी जो सिंगिंग है मतलब वो जब गा रही थी अपने जो सॉन्ग्स गा रही थी फील्ड्स में, जब वो काम कर रही थी, खेती का काम कर रही थी, खेती बाड़ी का काम कर रही थी, तो उसने उसे सुना जब वो काम कर रही थी एंड उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसके बारे में जब उसने जाना उसे उसकी वॉइस बहुत अच्छी लगी एंड उसने फिर उससे शादी कर ली। When Yusuf Shah Chak became king, she changed her name from Zoon to Haba Khatun, the Lady of Love. However, her happiness was short-lived as Akbar in 1585 took Yusuf Shah as prisoner and later exiled him in Bihar. Haba Khatun left the palace and lived in isolation waiting for her beloved. तो जो यूसुफ शाही चक थे जब वो किंग बने तो उसके बाद जो हबा खातून जो थी उसका जो मतलब रियल नेम था वो जून था, फिर उसने अपना जो नेम है वो चेंज किया एंड रखा हबा खातून, जिसका कि मतलब होता है द लेडी ऑफ लव, वो लेडी जो मोहब्बत से भरी हुई हो या वो लेडी जिससे सभी लोग मोहब्बत करते हो, ठीक है। बट जब उसने शादी कर ली अब लगता था कि उसकी जो ज़िंदगी है वो अब अच्छी होगी, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। वो इसलिए क्योंकि अकबर जो थे मुग़ल एम्परर उस टाइम पे, उसने 1585 में कश्मीर को छीनना चाहा। तो यूसुफ शाह चक चूँकि उस टाइम पे एम्परर थे तो उसने उसे बंदी बना लिया, प्रिजनर बना लिया एंड वो उसे बिहार ले गया एंड फिर लास्ट में उसकी डेथ भी वहीं पे हो गई। हबा खातून जो थी वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने जो पैलेस हैं जो महल हैं वो छोड़ दिया एंड उसके बाद उसने जो सारी ज़िंदगी है मतलब वो आइसोलेशन में गुजारी, अलग गुजारी, अकेले रहती थी वो एंड वो अपने बिलाउड जो अ, था उसका तो उसका वेट कर रही थी।
Haba Khatun's poetry has been transmitted orally from a generation to generation and is likely that her songs have undergone modifications. However, she composed a good number of songs. She sang of love in her lyrics or watsums. Watsum is a Kashmiri poet poem unique to Kashmir. हबा खातून की जो पोइट्री है ये औरली ट्रांसमिट की गई थी, ये उस टाइम पे लिखी नहीं गई थी, इट वाज नॉट रिटन। तो इस वजह और फिर औरली ही ये ट्रांसमिट हो गई एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो पोइट्री है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस देखने को हमें मिल सकते हैं, या उस वो मतलब मॉडिफाई हो गई होगी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई होगी, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उसने लाइक गुड नंबर ऑफ सॉन्ग्स कंपोज किए, उसने मतलब अच्छे मतलब बहुत सॉन्ग्स जो है उसने लिखे हैं। अ, उसके जो लिरिक्स होते हैं मतलब जब एक सॉन्ग लिखा जाता है तो उसमें लिरिक्स होते हैं, लाइक जो सॉन्ग की लाइंस होती हैं तो वही लिरिक्स होते हैं। एंड उसमें वो ज़्यादातर जो मोहब्बत है उसके बारे में बोलती थी। लिरिक्स या वत्सुम, वत्सुम जो है यहाँ पे आप देख लो कि अब यहाँ पे आप याद रख लो, फिर मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूँगा। वत्सुम एक पोइटिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो मतलब ये जो लिरिक्स थे या वत्सुमस वत्सुम थे उनके, तो वो इसमें ज़्यादातर मोहब्बत से रिलेटेड ही मतलब उसके टॉपिक्स उसके थीम्स होते थे। वत्सुम जो है ये एक पोइटिक फॉर्म है जो कि कश्मीर में मतलब यूनिक है, ये कश्मीर के लिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी जो फॉर्म है वो लाइक कोई दूसरी नहीं है, बस ये कश्मीर में ही है। Abba Khatun is the first poet of the Love Vatsum or Lol Vatsum, which speaks of earthly or secular love. Her tomb is at Panthachuk, Athwajan. She continues to live in popular culture through her songs. तो हबा खातून जो थी वो फर्स्ट ऐसी पोइट थी जिसने लव वत्सुम या लोल वत्सुम का ईजाद किया, ठीक है। वत्सुम मैंने बताया फॉर्म ऑफ पोइट्री है, तो मतलब वो पोइट्री जिसका जो थीम है वो यही लव के बारे में हो, ठीक है, मोहब्बत के बारे में हो, तो वही होता है लव वत्सुम या लोअल वत्सुम। तो उसमें मतलब जो लव वत्सुम है उसमें वो अर्थली या सेकुलर लव के बारे में बात करती है, ठीक है। मतलब जो दुनियाई मोहब्बत है उसके बारे में उसने ज़्यादातर बात करी है, इसके थीम्स जो हैं वो ज़्यादातर इसी से रिलेटेड होते थे। तो उसका जो टॉम है वो पांथाचोक अथवाजन में है। एंड वो आज भी जो मतलब जो कल्चर है हमारा वो उसमें आज भी ज़िंदा है, क्योंकि उसके जो सॉन्ग्स हैं वो आज भी वैसे ही गाए जाते हैं। मतलब लोग उनके जो सॉन्ग्स हैं उनको गाते हैं, ठीक है। वत्सुन, वत्सन जो है उसके बारे में टेक्स्ट में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चों को इससे लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वत्सन जो है, वत्सम is derived from a Sanskrit word vachan, which means an advice, a thought, a speech, or a promise. Vatsun is a poetic form unique to Kashmir and its origin is in folk songs. It's similar to Urdu form of Nazm. वत्सम जो है वो डिराइव हुआ है एक संस्कृत वर्ड से, संस्कृत वर्ड वचन से, जिसका कि मतलब होता है एक सलाह, एक ख्याल, एक बोली जाने वाली बात या प्रॉमिस भी। तो मुझे ज़्यादा लगता है मतलब मेरे ख्याल से कि ये प्रॉमिस हो सकता है, क्योंकि हिंदी में भी बोलते हैं वचन जो है वो उसका मतलब प्रॉमिस ही होता है, ठीक है। वत्सुन जो है वो एक पोइटिक फॉर्म है जो कि खाली कश्मीर में हमें देखने को मिलती है, एंड इसका जो ओरिजिन है वो बताया जाता है फोक सॉन्ग्स में। फोक सॉन्ग्स लाइक आपने सुना होगा फोक सॉन्ग्स क्या होते हैं, जो लाइक कश्मीरी में जो होते हैं बांड पत्थर या लड़ीशा जो होते हैं या बचनग्म, तो वो जो है वो फोक सॉन्ग्स है। तो उसका इसका जो ओरिजिन है वत्सुम का, तो वो इन्हीं फोक सॉन्ग्स में बताया जाता है। ये जो वत्सुन है ये मतलब जैसे उर्दू में है नज़म, तो ये उसके सिमिलर है, ठीक है। Every Vatsum has 4 line stanzas. However, there is no restriction on the number of stanzas. तो जो वत्सुम है वो अब क्या है कि 4 लाइन वाला स्टेंजा, ठीक है। मतलब ऐसी पोएम जिसमें 4 लाइन वाले स्टेंजास हो, ठीक है, तो उसे वत्सुम कहा जाता है। बट कि कितने नंबर ऑफ स्टेंजास होने चाहिए इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वत्सुम कंसिस्ट्स ऑफ आइदर 2 लाइन्स और 4 लाइन्स। तो जो वत्सुम का फर्स्ट स्टेंजा होता है उसमें या तो 2 लाइन्स होती हैं या तो 4 लाइन्स होती हैं, ठीक है। If the first stanza is of 2 lines, then the second line of this stanza is Wuj refrain, which repeats in fourth line of every other stanzas. ठीक है, अगर अब जो फर्स्ट स्टेंजा है अगर वो 2 लाइन्स का होगा तो उसकी जो सेकंड लाइन है, मतलब फर्स्ट स्टेंजा की जो सेकंड लाइन है, तो वो फिर रिपीट होती जाती है। जो बाकी स्टेंजास होते हैं, जो बाकी 4 लाइन स्टेंजास होते हैं, तो उनकी जो फोर्थ लाइन होती है उसमें वो रिपीट होती जाती है, मतलब वो सेम होती है, एंड उसे पुज या रिफ्रेन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो प्रेजेंट पोइम है हमारी ईच
इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्लीज ऑन मी। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है वो 2 लाइन्स का है, ठीक है। इसकी जो सेकंड लाइन है, माई सन हैज़ संक माई डे इज डन। तो ये लाइन आप देख लो। इसके बाद जो बाकी जो स्टेंजाज हैं, जो कि 4 लाइन वाले स्टेंजाज हैं, इनमें जो फोर्थ लाइन है वो सेम है, मतलब वो यही माई सन हैज़ संक माई डे इज डन है, ठीक है। तो ये हम मतलब वुज है, ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में रिफ्रेन कहा जाता है। वो भी हम आगे देखेंगे ये रिफ्रेन क्या होता है। तो अभी आप देख लो, ये रिपीट होता जाता है एंड इसे रिफ्रेन कहा जाता है। ये मतलब एक फॉर्म है इसकी। अब इसकी सेकंड फॉर्म देख लेते हैं। तो ये जो पेज हैं ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो बीच का पार्ट है, जो वोज हैं, जो रिफ्रेन है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख लो। मैंने इसलिए मेंशन करा कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, बट अगर आप ना चाहो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। बस जो वोज रिफ्रेन है तो उसको बस देख लो एंड उसको याद रख लो। तो वो बस अच्छे से देख लो, बाकी आप इसे स्किप भी कर सकते हो। And if the first stanza is of 4 lines, then the second and fourth line of this stanza is same and is woj refrain, which then repeats in fourth line of every other stanzas. तो अब अगर जो फर्स्ट स्टेंजा है अगर वो 4 लाइन्स का होगा तो उसकी जो सेकेंड एंड फोर्थ लाइन होती है वो सेम होती है, एंड वो फिर जो बाकी फॉलोइंग स्टेंजाज होते हैं उनमें जो फोर्थ लाइन है तो उसमें वो रिपीट होती जाती है एंड वही उसका रिफ्रेन या वोज बन जाता है, ठीक है। Woj refrain. A verse or phrase that's repeated throughout a song or poem. Refrain can help an idea stick in reader's mind and give poem a memorable rhythm. refrain is generally at the end of the stanza. वुज या refrain जो है ये एक वर्स होती है या एक फ्रेज होती है, लाइक एक लाइन होती है, एक सॉन्ग की या एक पोएम की एक लाइन होती है जो कि रिपीट होती जाती है, ठीक है, पोएम में रिपीट होती जाती है। refrain जो है इसका क्या मकसद है, क्यों मतलब ये होती है एक पोएम में, एक सॉन्ग में क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह से जो मतलब पोइट है वो रीडर के दिमाग में एक आइडिया को फिट करता है, ठीक है। अभी जो हमारी प्रेजेंट पोएम है इसमें भी हमें देखने को मिलता है माई सन हैज़ संक माई डे इज़ डन। तो इसका मतलब ये है कि जो पोइट है इसकी जो एज है वो अब हो चुकी है एंड इसकी जो बॉडी भी है तो वो अब जवाब देने लग चुकी है, ठीक है। तो ये आइडिया है ये रीडर के दिमाग में बिठाता है कि लाइक ये जो मतलब यही इसका मेन थीम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये मकसद होता है। सेकंड मकसद इसका ये होता है कि इसकी वजह से जो पोएम है उसे रिदम मिलता है, ठीक है। तो वो तो हो गया, मतलब क्या हो गया इसका मकसद, ठीक है। एंड ये जो रिफ्रेन है ये जनरली स्टेंजा जो है इसके एंड में होता है। तो generally Vatsum is written in free verse and different stanzas can have different rhyme scheme. Example A A B A B A B A B और A B B। तो जो जनरली जो वत्सुम है ये फ्री वर्स में लिखा जाता है, मतलब इसके जो डिफरेंट स्टेंजास हैं तो उनके डिफरेंट राइम स्कीम्स हो सकते हैं, एंड वो राइम स्कीम क्या है तो वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। Vatsum form may have existed in Kashmir even before Lalid. However, Haba Khatun is considered the first Vatsum writer. तो जो वत्सुम फॉर्म है तो ये ललित जो है, ललित के जो वाक्स होते हैं वो भी 4 लाइन के होते हैं, ठीक है, मतलब 4 लाइन स्टेंजास होते हैं उनमें, तो वो भी वत्सुम फॉर्म ही है। तो ऐसा माना जाता है कि ललित से पहले भी जो वत्सुम फॉर्म है वो कश्मीर में एग्जिस्ट करता था, बट जो हबा खातून है इसे फर्स्ट राइटर मतलब रिनाउंड राइटर या इसे माना जाता है, ऑफिशियली इसे माना जाता है कि ये वत्सुम की फर्स्ट राइटर हैं, ठीक है। हबा खातून इज़ द फर्स्ट पोएट हु इंट्रोड्यूस्ड लोल वत्सुन और लव वत्सुन विच स्पीक्स ऑफ अर्थली और सेक्युलर लव। द टर्म लोल सम्स अप बोथ लव एंड लॉन्गिंग emotions that define Haba Khatun's poems, as she often speaks of separation from her beloved. तो जो हबा खातून हैं ये मैंने इससे पहले भी बताया कि ये पहली पोइट है जिसने इंट्रोड्यूस करा था लव वत्सुम या लोअल वत्सुम, जिसमें कि वो अर्थली लव या सेक्युलर लव के बारे में बात करती है, ठीक है। तो ये जो टर्म है लोल, इसमें मतलब 2 चीज़ों को इसने समअप किया है, ठीक है। एक तो लव को कि मोहब्बत को, सेकेंड थिंग लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिज़ायर। मतलब ये लव और लॉन्गिंग वो इमोशंस हैं जो ललित की जो पोएम्स हैं उनको डिफ़ाइन करती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो तो जो उसका बिलाउड था वो बिहार में था तो वो उसका वेट कर रही थी। एक तो उससे मतलब वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, सेकंड थिंग कि उससे वो डिज़ायर थी कि वो मेरे पास वापस आ जाए। तो उसकी जो पोएम्स हैं मैक्सिमम पोएम्स में हम जो थीम्स देखते हैं तो वो यही है, लव एंड लॉन्गिंग, ठीक है।
Hawa Khatun wrote of spirituality and mysticism as tradition, but she also deviated from this poetic tradition. तो हवा खातून जो थी उसने स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म के बारे में भी बात करी है, जो कि उस टाइम पर ट्रेडिशन था, जो ललदेद थी या जो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो वो भी मतलब जो उनके जो वत्सुम होते थे, तो वो भी उनमें मतलब मैक्सिमम तो उनमें वो क्या किस चीज़ के बारे में बात करते थे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते थे या मिस्टिसिज्म के बारे में बात करते थे, कैसे हम जो अल्लाह है उसको पा सकते। तो ये जो उनके जो वत्सम होते थे, उनके जो थीम्स थे, तो वो यही इससे रिलेटेड होते थे। बट जो हबा खातून थी, एक तो उसने भी जो वो ट्रेडिशन था उसने भी मतलब वो अपनी जो वत्सुम है उसमें वो लिखा, बट उसके साथ साथ वो इससे डिबेट भी हो गई, वो इससे थोड़ी सी डिबेट भी हो गई, एंड उसने जो अर्थली लव है उसमें भी उसको भी इसमें मेंशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, हर वत्सुम्स आर सरप्राइजिंगली बोल्ड, टॉकिंग अप अर्थली लव एंड डिज़ायर। तो जो उसके वत्सुम्स होते हैं मतलब उनमें बोल्ड लिरिक्स होते हैं, मतलब वैसे लिरिक्स जो उससे पहले नहीं लिखे गए हैं, जो कि मतलब दुनिया की मोहब्बत जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड जो दुनिया की जो ख्वाहिशें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। She expanded themes of Vatsum and uses the poetic form to sum up women's lived reality, the banal routine of everyday life, and her personal suffering. She also talks about mountains, streams, saffron flowers, and chinar trees, and reflecting the heavenly quality of Kashmir. तो हबा खातून के जो वत्सुम थे उसमें उसने जो थीम्स हैं उनको भी लाइक एक्सपेंड करा, उसमें उसने लाया कि जो वुमेन की एक आम ज़िंदगी होती थी, रोज़मर्रा ज़िंदगी होती थी, तो उसको इंक्लूड करा। उसके साथ साथ मतलब क्या एक इंसान को सफ़र करना पड़ता था लाइक पर्सनल लाइफ में, तो वो भी चीज़ें उसने मेंशन करी। एंड उसके साथ साथ उसने मतलब कश्मीर की हेवनली ब्यूटी के बारे में भी बात करी है, लाइक उसने माउंटेन्स के बारे में बात करी है, पहाड़ों के बारे में बात करी है, नदियों के बारे में बात करी है, सैफरन फ्लावर्स के बारे में बात करी है। ऑब्वियसली वो पाम्पोरा से थी, तो सैफरन फ्लावर्स के बारे में तो बात होनी ही होनी थी, एंड उसके साथ साथ चिनार ट्रीज के बारे में भी उसने बात करी है। ठीक है, ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, अबाउट द टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, चानी फिराक छम गैर कराए, is a poem written by Haba Khatun which is about the sorrow and suffering at separation from the beloved। तो ये जो पोएम है ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, जो कि ट्रांसलेट असल में हुई है कश्मीरी पोएम से, जो कि है चाइनी फिराक चम गैर कराए, जिसका कि मतलब ये है कि तुम्हारी जुदाई, ये अपने बिलाउड से मुखातिब होकर कह रही है कि तुम्हारी जुदाई जो है वो मुझे हर पल तड़पा रही है, वो मुझे सता रही है अंदर से। ठीक है, तो ये एक पोएम है ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, ये एक पोएम है जो हबा खातून ने लिखी है। एंड ये जो पोएम है वो किसके बारे में है, ये दुख के बारे में है, एंड ये मतलब कि एक इंसान को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है जब उसका जो ब्लाउड है वो उससे दूर होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा कि ये जो ब्लाउड है उसका ये खाली एक इंसान नहीं हो सकता, ये कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, ये कोई हायर पावर भी हो सकता है, ये मतलब अल्लाह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपसे लास्ट में भी पूछूंगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। द पोएम इज इन वत्सुम फॉर्म विच इज़ डिवाइडेड इनटू 8 स्टेंजास एंडिंग विद अ रिफ्रेन कॉल्ड वज। This Watson has 7 3-line stanzas, each followed by a refrain, which is the second line of the opening 2-line stanza। तो ये मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि लाइक ये कौन सी फॉर्म है इसमें, बट यहाँ पे एक और चीज़ कि लाइक इसमें 8 स्टेंजास हैं। ठीक है, पहला जो मतलब 8 स्टेंजास हैं, एंड जो इसमें रेफरेन का यूज़ भी हुआ है जिसे कि वॉज कहते हैं। ठीक है, इसमें 7 स्टेंजास हैं। ठीक है, 7 इसलिए क्योंकि जो पहला स्टेंजा है इसका वो 2 लाइन का है, बाकी जो 7 हैं इसके वो 4 लाइन स्टेंजा है। यहाँ पे 3 लाइन स्टेंजा यहाँ पे लिखा है, बट 3 लाइन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो कि ये 3 लाइन वाला स्टेंजा है, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। बट जो 3 लाइन में से जो 4th लाइन है, उसके बाद जो 4th लाइन है वो असल में वज है, तो इसीलिए इसने यहाँ पे मेंशन करा है 3 लाइन स्टेंजास। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो सेकंड मतलब जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी जो सेकंड लाइन है वो यहाँ पे रेफरेन बन जाती है जो फॉलोइंग स्टेंजा की जो 4th लाइन है। तो ये मैं पहले ही मतलब बोल चुका हूँ, ये मैं समझा चुका हूँ पहले ही, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, कंपेयर टू हर वत्सम्स दिस वन इज़ मोर सॉन्ग सीरियस नॉट हैप्पी इन टोन। तो अगर बात करें कि अगर कंपेयर करें जो इसके बाकी जो वत्सुम्स हैं, तो इसमें ज़्यादा लाइक सीरियस हैं, ये इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं है जब इसने ये पोएम लिखी है। ठीक है, दिस पोएम was translated from Kashmiri to English by Professor G.R. Malik and featured in his Haba Khatun collected poems published by Jammu Kashmir
एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो ये जो पोएम है ये असल में कश्मीरी में लिखी है हबा खातून ने, एंड उसके बाद इसे ट्रांसलेट किया गया है प्रोफेसर जी.आर. मलिक के थ्रू इंग्लिश में, ठीक है। एंड उसने इसे फीचर करा था हबा खातून कलेक्टेड पोएम्स में, जो कि पब्लिश करी थी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। समरी, ईच नेस्टेड योर सेपरेशन प्रेज ऑन मी। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगर आपको अभी इस वीडियो को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स, अगर आपको इस वीडियो को अभी टाइम देना पड़ेगा, बट हाँ आपको बाद में ये टाइम इसको दोबारा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मतलब मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके साथ साथ मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, एंड नोट्स में वही चीज़ें होती है जो मैं बोलता हूँ। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है, एंड ना ही ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे से समझने के बाद, इसको अच्छे से टाइम देने के बाद आपको क्या करना है, खाली जो नोट्स हैं वो देखने हैं। तो अगर आपको अगर आप अभी से टाइम दे भी देते हो तो आई प्रॉमिस कि आप ये टाइम रिग्रेट नहीं करोगे, इस पे ये टाइम देना आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, एंड आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करूँगा। कोई चीज़ अगर छूट भी जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर करूँगा। Summary, each instant your separation preys on me. The poem Each Instant Your Separation Preys on Me is about the sorrow and suffering at separation from the beloved. The poet reflects on the empirical lasting for very short time, nature of things, and the transience of human life. Aware that youth and a beauty won't last long, she regrets that she wasted her life in frivolous एक्टिविटीज़। तो ये जो पोएम है ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेस ऑन मी, ये मैंने बताया दुख के बारे में है कि इंसान को क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है जब वो एक ब्लाउड से, उस इंसान से दूर होता है जिससे वो मोहब्बत करता है, या उस चीज़ से दूर होता है जब जिससे वो मोहब्बत करता है, तो उसे क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है। जो पोइट है वो बताती है कि ये जो मतलब एम्पेरिकल चीज़ों के बारे में बताती है। एम्पेरिकल मतलब कि जो बहुत शॉर्ट टाइम तक रहती है, कि ये जो दुनिया है वो बहुत शॉर्ट है, वो बहुत शॉर्ट टाइम तक रहती है, इसमें जो चीज़ें हैं वो टेम्परेरी है, ठीक है। एंड जो ह्यूमन लाइफ है तो वो भी बहुत शॉर्ट है। तो जो पोएट है उसे पता है कि ये जो यूथ है, जो जवानी है, जो खूबसूरती है, वो ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। तो उसे इस बात का अफसोस है कि जब वो यूथ में थी, जब वो मतलब फुल एनर्जी में थी, तो उसने वो जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया उन चीज़ों में जिनका कि कोई ख़ास मकसद नहीं था। फ्रिवोलियस मतलब वही होता है जिनका कि कोई सीरियस पर्पस नहीं हो। तो ये जो पोएट है तो इससे अफसोस है अब अपनी जो ब्यूटी है, अपनी जो लाइक वो यूथ है, उसे इस बात का अफसोस है कि मैंने उसको अच्छे से क्यों यूटिलाइज़ नहीं करा। अब ये बूढ़ी हो चुकी है, बट ये रिग्रेट करती है उन चीज़ों के ऊपर, एंड हमें गाइड करती है, हमें वॉर्न करती है, ठीक है। द पॉइट इज़ फीलिंग सैड एंड लोनली. She uses the metaphor of the sinking sun and finished day to express this feeling and how her happiness was disappeared. तो ये जो पोइट है ये अब मतलब बहुत सैड है, गम में है, एंड ये अकेली पड़ चुकी है, ठीक है। इसका ब्लाउड भी अब इससे दूर है। शी यूजेस द मेटाफर, ये मेटाफर का यूज़ करती है, एक तो सिंकिंग सन का, दूसरा फिनिशड डे का। सिंकिंग सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, लाइक कि इसकी मतलब सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, एंड डे रिप्रेजेंट करता है लाइक फुल विथ एनर्जी को। तो उस सिंकिंग सन एंड फिनिशड डे, इसका मतलब यही है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो अब ख़त्म होने वाली है, इसकी एज हो चुकी है, एंड इसकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो भी अब ख़त्म होने लगी है, जिसकी वजह से इसकी जो हैप्पीनेस है, इसकी जो खुशी है वो भी अब ख़त्म हो गई है। The poet talks about her youth, comparing it to a blossoming bush that was soon dominated by autumnal grey, that sadness of aging and life's challenges. She felt like fate has torn her and caused her pain. तो ये जो पोएट हैं ये अपने यूथ जो है उसको कंपेयर कर रही है एक ब्लूजमिंग बश के साथ। मतलब जो पौधा होता है जब उसमें जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं, जब उसमें जो फूल हैं वो खिलते हैं, तो यूथ जो है उसी से कंपेयर कर रही है, अपने यूथ को उसी से कंपेयर कर रही है। बट सून क्या होता है कि फिर एक तो उस ट्री में भी ऑटोमिनल ग्रे आता है, मतलब कि पतझड़ आता है, एंड वो जो ट्री है, वो जो पौधा होता है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी मुरझा जाते हैं, ठीक है। एंड सेम इज़ द केस विथ ह्यूमंस के, उनमें भी जो मतलब पतझड़ आ जाता है। तो ये सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे, लाइक वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं, ठीक है। तो ऑटोमिनल ग्रे का मतलब यहाँ पे यही है, सैडनेस ऑफ एजिंग, कि लाइक एक इंसान जो है वो फिर बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है, एंड लाइफ के चैलेंज पे, एक तो एक्सटर्नल चैलेंज, दूसरे फिजिकल चैलेंज, मतलब बॉडी वीक हो जाती है,
तो एक तो वो, दूसरा कि कोई एक्सटर्नल चैलेंज, उससे भी इंसान को दुख होता है। तो ये जो पोएट हैं ये बोलती है कि जो फेट है, जो मुकद्दर है, उसने मुझे चूर चूर कर दिया, एंड मुझे उस वजह से बहुत ज़्यादा पेन अब हो रही है, ठीक है। As the poet has grown older, she noticed that her body is weakening, and she associated it with the natural aging process, as if her body is falling apart. She uses the image of an earthquake and storm to show how aging affects her. तो ये जो पोएट है ये अब बूढ़ी हो चुकी है, इसकी जो बॉडी है वो अब जवाब देने लगी है, एंड ये चीज़ ये नोट्स भी कर रही है, रियलाइज़ भी कर रही है, इसे ये चीज़ फील भी होती है कि मेरी जो बॉडी है वो बहुत कमज़ोर हो रही है। एंड ये इस चीज़ को एसोसिएट कर रही है नेचुरल एजिंग प्रोसेस से, कि एक इंसान जो है उसको बूढ़ा होना ही होना है, उसका जो यूथ है वो ख़त्म होने ही होने वाला है, ठीक है। तो उसे ऐसा फील होता है कि उसकी जो बॉडी है में जो मतलब जो उसके जिस्म से जो चमड़ी है वो अब उतर रही है धीरे धीरे। तो ये यूज़ करती है यहाँ पे, जो अर्थक्वेक है उसकी एग्जांपल यूज़ करती है, एंड जो स्टॉर्म है उसकी एग्जांपल यूज़ करती है। एंड ये चीज़ हमें दिखाने के लिए कि लाइक जो अर्थक्वेक है एंड जो स्टॉर्म है उससे क्या फ़र्क पड़ता है लोगों के ऊपर, या जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर। तो सेम जो है एजिंग की वजह से मुझे भी वैसे ही इफेक्ट हो रहा है, एज इफ़ कि उसकी जो टांगे हैं वो मतलब अब कांप रही है, वो अब शेक कर रही है, मतलब तिमिश्चुएं जंगन थर थर आसान। She also warned against focusing too much on worldly possessions, using the metaphor of glass bangles on arms to represent material things won't last long. She also reminds us that these things will be left behind when we pass away. तो जो पोएट है वो हमें वॉर्न कर रही है इस चीज़ से कि आप ज़्यादा फोकस मत करो इन दुनिया की चीज़ों के ऊपर। ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं दुनिया में ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। वो यहाँ पे मेटाफर यूज़ कर रही है ग्लास बैंगल्स का, ठीक है, ग्लास बैंगल्स ऑन आर्म्स का, कि लाइक जो कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो आप अपनी बाजू पे मत पहनो। इसका मतलब ये है कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको लास्ट में कुछ नहीं देने वाली, ठीक है। एंड वो हमें ये भी याद दिलाती है कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये पीछे छूट जाएगी जब इंसान दुनिया से निकलता है। तो वो निहत्था होता है, उसके जो दोनों हाथ हैं वो खाली होते हैं, वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाता। तो ये जो पॉइंट है ये लोगों को यही रिमाइंड कर रही है कि आखिर जो इंसान है उसे तो कब्र में ही जाना है, तो उसके जो हाथ है वो खाली रहेंगे। तो इसलिए बेटर है कि इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस मत करो। The sight of fishermen roasting fish triggers thoughts of mortality, making the poet realize that her time on earth is limited. She regrets not making the best out of her youth, realizing she was unaware of life's fleeting nature until her senses awake. तो ये फिशरमैन को देखती है, ये मछुआरों को देखती है जो कि मछली पका रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इसके जहन में मोटेलिटी के थीम्स आते हैं। मोटेलिटी मतलब कि हर किसी को ख़त्म होना है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये बोलती है कि जो फ़िश है, मतलब जो मछली थी तो वो पानी में थी, मगन थी, अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसे थोड़ी ना पता था कि कुछ देर बाद इसे पकाया जाएगा। तो सेम जो इंसान की ज़िंदगी है वो भी वैसी है, उसे अगले पल नहीं पता कि वो ज़िंदा भी होगा या मर गया होगा, ठीक है। तो वो रिग्रेट करती है कि उसका जो यूथ था उसने उसमें अपना बेस्ट क्यों नहीं दिया जब वो यूथ में थी। लेकिन सेम टाइम वो ये भी बोलती है कि लाइक उस टाइम पे उसे ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती थी कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जो यूथ है जो ब्यूटी है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, आखिर ये ख़त्म ही होगा। उसे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, बट जब उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जब वो मतलब जाग गई, जब उसे मतलब जब वो अवेयर हुई, जब वो होश में आई, तो वो टाइम अब चला गया था, उसकी ब्यूटी चली गई थी, उसका जो यूथ था जब वो फुल एनर्जी में थी, तो वो टाइम अब चला गया है। तो इसे ये चीज़ रिग्रेट करती है, ठीक है। एंड मतलब इसे इस चीज़ का रिग्रेट है, इसे इस चीज़ का अफसोस है। The poet suggests that just as iron is tested through hammering, we should also test ourselves to know who we truly are. She focuses on that going through trials and challenges is important for growth and self discovery। तो जो जो पॉइंट है ये हमें बोलती है कि जैसे आयरन जो मतलब लोहा है उसे जैसे टेस्ट करा जाता है हैमरिंग के थ्रू, मतलब जो हथौड़ा है उसके थ्रू से टेस्ट करा जाता है, तो हमें भी खुद को लाइक वैसे ही टेस्ट करना चाहिए ताकि हम खुद को जान सके कि हम कौन है। जैसे कि हमें पता है कि जो आयरन है जो लोहा है उसे हथौड़े के थ्रू मतलब वो टेस्ट उसे पास करना पड़ता है, क्योंकि तभी वो कोई एक मतलब डेफिनेट शेप लेता है, ठीक है। जब वो टेस्ट वो पास करता है, तो अगर वो टेस्ट पास नहीं कर पाता तो वो कोई डेफिनेट शेप नहीं लेगा। तो सेम वैसे ही हमें खुद को लाइक वैसे
ट्रायल्स मतलब खुद को चैलेंज जो हैं वो फेस करने होंगे, जिसकी वजह से हम मतलब खुद को जान सकते हैं कि हम कौन है या हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे लाइक अपनी ज़िंदगी से मतलब बेस्ट निकाल सकते हैं या अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, या उन चीज़ों के ऊपर कैसे हम फोकस कर सकते हैं जो हमें रियली कुछ वापस देगी, जो कि लाइक जो हमारे अमाल हैं, मतलब अच्छे अमाल जो कि यहाँ पे काउंट होते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो काउंट बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि लाइक ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो ट्रायल्स हैं, ये ज़रूरी होती है एक इंसान के लिए, ताकि उसको ग्रोथ हो जाए। ठीक है, मतलब पर्सनल ग्रोथ के लिए ये जो चैलेंजेस हैं कि मतलब जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी चैलेंजेस आती है एक इंसान की ज़िंदगी में, तो उसे उन चैलेंज से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उससे उनसे बल्कि उसे मतलब उनको फेस करना चाहिए, सही से फेस करना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, तभी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकता है। The poem ends with a prayer to a higher power, Allah, for help and mercy. The poet asks for an arc of mercy that can guide through the challenge of life. As Noah ﷺ was guided by Allah and he built the boat to save himself, his family, and other creatures from flood. तो ये जो पोएम है ये एंड होती है एक प्रेयर के साथ, मतलब एक दुआ के साथ, जो कि हबा खातून करती है अल्लाह ताला से हेल्प के लिए एंड मर्सी के लिए। वो उसे बताती है कि आप हमारे लिए वो आर्क ऑफ मर्सी भेजो, मतलब एक बोट भेजो जिसमें मर्सी होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है। जैसे कि हमें पता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने गाइड करा था एंड फिर उसने एक बोट बनाई थी एंड उसमें उसने खुद को एंड उसकी जो फैमिली है एंड जो बाकी क्रिएचर्स थे उनको बचाया था, लाइक फ्लड से। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में सैलाब लाया था, तो बस वो लोग जो उस बोट पे थे तो वो बच गए थे। तो जो हबा खातून है वो अल्लाह ताला से यही बोलती है कि जो मतलब जो लाइफ के चैलेंज आते हैं उनसे बचने के लिए आप हमारे लिए लाइक मर्सी भेजो, आप हमारे सर पे हाथ रखो, आप हमारे लिए मर्सी भेजो, आप हम पे रहम करो, ताकि हम वो चीज़ें करें, मतलब हम वो चीज़ें करें जिनका सच में मोल हो, जो कि जिनका सच में वैल्यू हो। वैसी चीज़ें जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हम इनके पीछे ज़्यादा ना भागे। तो ये इसी मैसेज के साथ, ये इसी प्रेयर के साथ, इसी दुआ के साथ ये जो पोएम है ये ख़त्म होती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो समरी है वो भी ख़त्म होती है। मैंने सोचा था कि लाइक इसी वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस भी वो भी ख़त्म करूँ इसी वीडियो में, बट मुझे लगता है जो वीडियो है वो बहुत लंबी होगी, तो इसलिए बेटर है कि लाइक मैं इसका एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं थीम्स भी डिस्कस करूँगा एंड उसके साथ ही जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा, एंड उसके साथ साथ एक शॉर्ट सी एक और समरी में भी मैं इसकी डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे फिर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे।